आज हम बात करते हैं लॉगरिथम्स की। लॉगरिथम्स का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी पुराना है। ये अर्ली 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर नामी एक मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस कराया था। और हमारे यहाँ पे भी सेकेंडरी लेवल के ऊपर ये कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं बाद में इंटरमीडिएट लेवल या उसके बाद ग्रेजुएशन में बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जहाँ पे हम इन्हीं लॉगरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस वक्त हम ये लॉगरिथम्स स्टडी करते हैं उस वक्त हमारा कंसर्न ज़्यादातर उसकी कैलकुलेशंस की तरफ होता है और हमें इसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं होता है कि बेसिकली लॉगरिथम्स के अंदर हम क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं और वो उसकी जो कैलकुलेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं। तो लॉगरिथम्स का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो नंबर्स के साथ है और नंबर्स के डिफरेंट फॉर्म्स के साथ है और डिफरेंट फॉर्म्स में से भी एक पर्टिकुलर फॉर्म के साथ। तो हमें ये पता है कि किसी भी नंबर को हम एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी नंबर हो उसके लिए मल्टीपल फॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे किसी नंबर को हम चाहें तो डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें या स्टैंडर्ड फॉर्म में करें या फ्रैक्शनल फॉर्म में करें या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें या उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो डिफरेंट हमारे पास फॉर्म्स हैं डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी नंबर को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 8। 8 को अगर मैं फॉर एग्जांपल चाहूँ डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो ये 8.0 फॉर एग्जांपल इसको मैंने ये इसकी डेसिमल फॉर्म है। 8 बजाता खुद जो है इसको हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं 8 को एक्सप्रेस करना चाहूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8/1 ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है। इसी तरह 8 की एक और भी फॉर्म है वो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ 2 पावर 3। इसी तरह अगर मैं 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो ये देखिए ये डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास हैं। और इन सब ये सब के सब जो है वो इसी 8 को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन फॉर्म्स यहाँ पे डिफरेंट है। तो हम सिचुएशन टू सिचुएशन जो हमारे लिए फिजिबल होगा हम वही फॉर्म चूज़ कर लेते हैं। तो इनमें से एक जो फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो ये वाली फॉर्म है। बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर के लिए जिसमें हम ये बता रहे होते हैं कि जो भी नंबर है उसको उसको किसी सेम नंबर यानी सेम कितने सेम फैक्टर्स का वो प्रोडक्ट उस नंबर के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पे m जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और a जो है वो नंबर है जिसके एन एम नंबर ऑफ फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो एक्स के बराबर होगा। तो इस केस में हम ये देख सकते हैं कि एक्स को एक्सप्रेस करने के लिए एक हमें नंबर चाहिए जिसके मल्टीपल फैक्टर्स का प्रोडक्ट एक्स के इक्वल होगा। तो एक तो वो नंबर चाहिए और उसके कितने फैक्टर्स चाहिए वो उनकी तादाद चाहिए होगी उसको हम लिखते हैं एम। तो मैथमेटिकली उस नंबर को यानी ए को हम कहते हैं बेस और जो फैक्टर्स की जो तादाद है उसको हम लिखते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी कहते हैं या पावर कहें या कुछ लिटरेचर के अंदर इसको इंडेक्स भी लिखा गया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 8। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म मुझे पता है कि 8 जो है वो 2 के 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 3। इसी तरह मुझे पता है कि 100 जो है वो 10 के 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 पावर 2। या इसी तरह और भी हमारे पास बहुत सारे नंबर है जैसे मेरे पास है एक नंबर 64। 64 मुझे पता है कि ये 2 पावर 6 के बराबर है यानी 2 के 6 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 24 है। तो ये इस फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में एक चीज़ यहाँ पे हमें देखनी होगी वो ये कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स जो है ना वो यूनिक नहीं होती हैं। यूनिक ना होने का मतलब है कि किसी भी नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं होती बल्कि एक से ज़्यादा भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक नंबर कंसीडर करूँ 8। तो 8 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म 8 पावर 1 भी है और ये 2 पावर 3 भी है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए बेस और एक्सपोनेंट। और बेस और एक्सपोनेंट की मदद से किसी भी नंबर को जो हम एक्सप्रेस करते हैं वही उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो 8 को बेस और एक्सपोनेंट की फॉर्म में ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है और ऐसे भी।
बेस 8 रखें तो एक्सपोनेंट 1 रखना होगा, बेस 2 रखें एक्सपोनेंट 3 रखना होगा। तो 8 की ये दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं। इसी तरह हमारे पास एक नंबर है 64, तो 64 के लिए भी यही है। 64 को मैं 64 पावर 1 भी लिख सकता हूँ, या इसको मैं 8 पावर 2 भी लिख सकता हूँ, या मैं 2 पावर 6 भी लिख सकता हूँ। तो ये तीनों की तीनों जो है वो 64 के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं। और ये सिर्फ तीन ही नहीं है, इसके अलावा भी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं किसी भी नंबर के लिए एक से ज़्यादा एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। अब जबकि हमने ये बात की है कि किसी भी नंबर के लिए एक से ज़्यादा एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हो सकती हैं, तो हम ये किसी को नहीं कह सकते कि आप फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहूँ कि भाई 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो, तो डेफिनेटली वो कंफ्यूज होगा, इसलिए कि क्योंकि 16 की एक से ज़्यादा एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं। इसलिए हमें ये बताना होगा कि 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या वो ये पूछेगा कि 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस बेस के ऊपर लिखूँ। क्या मैं बेस 2 के ऊपर लिखूँ, या बेस 4 के ऊपर लिखूँ, या बेस 16 के ऊपर लिखूँ। अगर बेस 2 के ऊपर लिखना है तो ये बेस 2 के ऊपर लिखना है तो ये 2 पावर 4 लिखा जाएगा। बेस 16 पे लिखना है तो 16 पावर 1 लिखा जाएगा। और बेस 4 के ऊपर लिखना है तो 4 पावर 2 लिखा जाएगा। तो ये बताना काफ़ी नहीं होता है कि 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है, बल्कि साथ साथ हमें बेस का तयन भी करना होगा, तब जाके हम किसी यूनिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात इसमें ये नोट करनी है कि अब 16 के लिए जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म चंद एक मैंने लिखी हैं, कि क्या 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिर्फ बेस 2, बेस 16 और बेस 4 के ऊपर लिखी जा सकती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म दूसरे बेसिस के ऊपर भी लिखी जा सकती है, लेकिन उसके लिए जो इसका एक्सपोनेंट होगा वो कोई फिक्स या कोई एग्जैक्ट कोई नंबर हो सकता है ना हो। वो कोई डेसिमल फ्रैक्शन में, वो कोई जैसे कि कोई नॉन टर्मिनेटिंग कोई डेसिमल फ्रैक्शन होगा। लेकिन ये एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है कि कोई प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अगर हम हमारे पास कोई भी नंबर हो, हमारे पास कोई भी नंबर हो और उसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना चाहें किसी भी बेस के ऊपर, तो हम उसका एक्सपोनेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि ये जो मैंने केसेस अभी डिस्कस किए, ये तो कुछ बहुत ही लिमिटेड केसेस हैं जिसके अंदर हम डायरेक्ट ज़बानी बता सकते हैं कि बेस 2 होगा तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, या बेस 16 होगा तो इसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए। तो ये बहुत ही लिमिटेड केसेस के अंदर हम ये चीज़ें, ये एक्सपोनेंट्स हम बता सकते हैं। इसी केस में अगर मैं 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस 5 के ऊपर लिखना चाहूँ, 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेस 5 के ऊपर लिखना चाहूँ, तो इसका एक्सपोनेंट बताना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और इसी तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये लॉगरिथम्स का जो एक प्रोसीजर है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो लॉगरिथम्स के अंदर बेसिकली इसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है कि अगर हमारे पास एक नंबर गिवन हो और एक पर्टिकुलर बेस गिवन हो, तो उसका एक्सपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं, जैसे हम कहते हैं log 100 बेस 10। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इसमें ये बेसिकली क्या पूछा जा रहा है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि 100 एक नंबर है, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए बेस अगर हम 10 रखें तो उसका एक्सपोनेंट कौन सा रखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है वो इस बात को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि 100 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए बेस अगर हम 10 रखें तो उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए। उसी एक्सपोनेंट को हम लॉगरिथम कहते हैं। और डेफिनेटली हमें, चूंकि ये एक एग्जैक्ट सिचुएशन है, एक सिंपल सिचुएशन है, तो हमें पता है कि 10 का एक्सपोनेंट अगर हम 2 रखें तो ये 100 के इक्वल होगा। तो हम ये बता सकते हैं कि ये यहाँ पे 10 का एक्सपोनेंट 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लॉगरिथम का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो 2 होगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली इससे जो भी हमें नंबर मिलता है वो बेसिकली वो एक्सपोनेंट मिलता है। तो इस लॉगरिथम कैलकुलेट करने का मतलब यही है कि अगर हमें कोई नंबर गिवन हो और बेस गिवन हो, तो हम इस लॉगरिथम्स के जो इसका जो भी एल्गोरिथम है उसके थ्रू हम उसका एक्सपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। जो भी रिजल्ट आता है वो बेसिकली उस नंबर का उस नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक्सपोनेंट होता है। इसी तरह हम मज़ीद कुछ मिसालें देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये लिखा है log 16 बेस 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए अगर बेस 2 हो तो एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए। तो डेफिनेटली एक्सपोनेंट 4 होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट होगा 4। तो ये जो 4 है वो बेसिकली इसी तरह अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है log ऑफ 25 बेस 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए बेस अगर 5 हो तो एक्सपोनेंट कौन सा होना चाहिए।
जो कि डेफिनेटली 2 है, तो इसका आंसर होगा 2।